नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक विराम चिन्ह। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने यहाँ पर 2 से 3 जो विराम चिन्ह हैं उनको हमने पढ़ा था। जिसमें हमने यहाँ पर पहले एक पढ़ा पूर्ण विराम, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो विराम चिन्ह किसी भी वाक्य के अंत में, यानी कि जब वाक्य जो है कंप्लीट हो जाता है, वाक्य पूर्ण हो जाता है, तो उसके अंत में जब हम किसी भी विराम चिन्ह को लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। तो यहाँ पर ये जो आपका चिन्ह है विराम चिन्ह का, ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण विराम। तो आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो हमारा जो वाक्य है वो यहाँ पर जब खत्म हो जाता है तो उसमें हम इस तरह से विराम चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था आपका अर्ध विराम। उसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अर्ध विराम। तो अर्ध विराम में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि अर्ध विराम होता क्या है, अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है, ये हमने जाना था। तो ये होता है आपका अर्ध विराम का चिन्ह। तो अर्ध विराम को हम कब लगाते हैं, देखिए, जब हम पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय के लिए जब हम रुकते हैं, ठीक है, पूर्ण विराम से जब हम थोड़ा सा कम समय के लिए रुकते हैं तो उसको हम कहते हैं अर्ध विराम। तो इसके भी उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े थे, इसके भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए थे कि अर्ध विराम किसे कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था अल्प विराम। अल्प विराम, देखिए ये जो हमने 3 यहाँ पर विराम चिन्ह पढ़े थे, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किए थे कि अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम को कब लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर ये हमने अल्प विराम पढ़ा था और ये हमने पढ़ा था अर्ध विराम। ठीक है, ये हमारा अल्प विराम। ठीक है, अल्प, ये आपका अर्ध विराम, ये आपका अल्प विराम। तो इस तरह के ये जो आपके चिन्ह हैं, सबसे पहले आपने इन चिन्हों पर ध्यान देना है कि जिस तरह के चिन्ह यहाँ पर लगे हैं, जैसे आप मैंने कहा जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम पूर्ण विराम, यानी कि इस तरह का हम चिन्ह लगाते हैं। ये जो है आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब वाक्य में पूर्ण विराम से, क्योंकि पूर्ण विराम में तो हम क्या करते हैं, वाक्य को कंप्लीट कर देते हैं, वाक्य को हम पूरा कर देते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, वहां पर हम रुक जाते हैं। लेकिन जो हमारा अर्ध विराम होता है, अर्ध विराम में हम क्या करते हैं, हम अल्प पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम देर के लिए रुकते हैं, तो ये हमारा अर्ध विराम। अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम में हम जैसे इसकी मैंने आपको बहुत सारी कंडीशंस बताई थी कि हम कब कब अल्प विराम को लगाते हैं। अल्प यानी कि अर्ध विराम से भी थोड़े से और कम समय के लिए, ठीक है, अर्ध विराम से भी और कम समय के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिए थे, जैसे आप एक जैसी चीजों के जब नाम लेते हैं, ठीक है, जब आप एक जैसी चीजों के नाम लेते हैं तब आप क्या करते हैं, अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप फलों के नाम लिख रहे हैं, अगर आप फलों के नाम लिख रहे हैं तो उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि सेब, केला, अनार, अमरूद, संतरा, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे पपीता आदि। जो लास्ट में आपका जो शब्द आता है वो आपका आता है आदि। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारी आपको कंडीशंस बताई थी, यानी कि या फिर जैसे आपने यहाँ पर केवल ये फलों के नाम, ठीक है, जब आप केवल एक जैसी चीजों के, ये सब क्या है, फल है। अगर इसी तरह से सब्जियों के अगर आप नाम लिखेंगे तो उसमें भी आप क्या करेंगे, जैसे आप लिखेंगे टमाटर, मटर, गाजर, मूली, ठीक है, तो उन सब के बीच में भी आप इस तरह से क्या करेंगे, अल्प विराम को लगाएंगे, अल्प विराम का चिन्ह लगाएंगे। और अल्प विराम के चिन्ह में मैंने आपको ये भी यहाँ पर एक और चीज बताई थी कि जब आप
क्या करते हैं, दिनांक तारीख डालते हैं जब, और उसके बाद महीने का नाम लिखते हैं, तो उसके बाद भी आपका क्या किया जाता है, इस तरह से अल्प विराम लगाया जाता है। उसके बाद मैंने अल्प विराम के लिए यहाँ पर आपको एक और कंडीशन बताई थी कि जब आप जैसे आप संबोधन करते हैं, ठीक है, संबोधन के बाद भी जिस तरह से आपने लिखा महोदय, ठीक है, उसके बाद भी आप क्या करते हैं, अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। लगभग हमने 3 चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर की थी, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम, और इन चिन्हों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो इस तरह से हमने जो विराम चिन्ह में लास्ट सेशन में जो चीजें पढ़ी थी वो हमने यहाँ पर रिवाइज की। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक एक करके सभी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसे हमने कहा पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, 3 चीजें पढ़ ली। तो अब हमारा जो अगला है नंबर 4, वो है प्रश्न, जो एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह जब आप लगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी जब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वो भी आपका एक विराम चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, ये भी आपका एक विराम चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर भी विराम चिन्ह यानी कि यहाँ पर भी आपने रुकना होता है। और देखिए पूर्ण विराम में मैंने आपको एक चीज बताया था कि पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो कहाँ कहाँ पर नहीं लगता है, ये भी मैंने आपको बताया था। जो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है वो कहाँ पर नहीं लगता, जब हम किसी प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न, जिस वाक्य में हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है वहां पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं लगाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इस चिन्ह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस चिन्ह से आपको प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह जो है का प्रयोग, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक, सूचक यानी कि प्रश्न पूछे जाने का जो बोध कराता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग, ये आप लिखेंगे, प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है, प्रश्न सूचक चिन्ह जो है उसका प्रयोग जो है वाक्य के अंत में किया जाता है, यानी कि कोई भी जब वाक्य खत्म होता है तब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पूछेंगे, आप कहाँ जा रही है। ठीक है, आप कहाँ जा रही है, आपने उसे क्यों बुलाया। ठीक है, तो जैसे ये आपके जब आप प्रश्न पूछने का बोध जहां पर होता है तो वहां पर ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, लेकिन कहाँ लगाया जाता है, हमेशा वाक्य के अंत में लगाया जाता है, और इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब कई बार क्या होता है, व्यंग का भाव प्रकट करने के लिए भी, यानी कि कभी कभी जो एक तरह से कहीं पर व्यंग किया जाना हो ना, मजाक अगर करना हो, व्यंग का भाव प्रकट करने के लिए भी इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है सामान्य कथन के बाद। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कहूं कि उनके जैसा शरीफ, अब देखिए किसी के साथ व्यंग करना हो, मजाक करना हो, ठीक है, कि उनके जैसा शरीफ आज तक पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो कहीं पर अगर आपको इस तरह का व्यंग रिलेटेड, क्योंकि देखिए ये लेखन संबंधित
चीजें हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ये लेखन संबंधित त्रुटियां हैं। क्योंकि देखिए बोलने में तो ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन बोलने में तब पता चलता है जब हम रुकते नहीं हैं, हम लगातार बोलते जाते हैं, ठीक है। लेकिन लिखने में सबसे ज्यादा इन चीजों का पता चलता है, यानी कि जो ये लेखन संबंधित त्रुटियों में सबसे ज्यादा सामने आता है जब आप किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं, किसी भी एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अगर आपको उसमें पूर्ण रूप से लगे हुए सारे विराम चिन्ह, यानी कि जहां पर पूर्ण विराम लगना है, जहां पर अर्ध विराम लगना है, जहां पर अल्प विराम लगना है, जहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगना है, जहां पर विस्मय सूचक चिन्ह लगना है, जहां पर आपका आगे आप देखेंगे बहुत सारे जो संयोजक चिन्ह हैं उनको लगना है, बहुत सारी चीजें जो है उनके हिसाब से आप क्या करते हैं, पढ़ते वक्त वहां पर उतना रुकते हैं। और अगर लिखने में अगर इस टाइम पे यहाँ पर अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि वाक्य हमें अच्छे से समझ नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कोई उदाहरण देना हो, अगर आपको व्यंग से रिलेटेड कोई व्यंग करना हो, व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करना हो किसी चीज में, किसी चीज को मजाकिया तौर पर अगर आपको लिखना हो, ठीक है, क्योंकि ये लेखन संबंधी, जैसे आपको क्या कहा जाता है ना, आपको होमवर्क दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक पर लिखना है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल निबंध की तरह लिख देते हैं, लेकिन आपकी लेखन कला कहाँ पर दिखाई देती है, देखिए जो आपको जिसमें आपके भाव हो, ठीक है, जिसमें आप भाव के साथ लिख रहे हो। क्योंकि जो कविता, देखिए अगर आप कवि की कोई कविता पढ़ रहे हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं, वो उसके भावों को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह के उसके भाव हैं। तो अगर कहीं पर आपको व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करना हो तो वहां पर भी आपको इस तरह से किसी चीज को अगर आप व्यंग्यात्मक शैली में लिख रहे हैं, व्यंग्यात्मक भाव में लिख रहे हैं, वहां पर भी प्रश्न सूचक चिन्ह, और बाकी जहां पर प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है वहां पर तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपने यहाँ पर देख लिया कि किस तरह से आपने प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है, क्या क्या करना है। ये बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, बहुत आसानी से, कुछ भी यहाँ पर ऐसा टफ नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग साथ साथ इसको नोट भी कर रहे होंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इतना भी नोट कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा आगे, ठीक है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग क्या हम कब करते हैं, वाक्य के अंत में करते हैं, और तब करते हैं जहां पर हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपने उसे क्यों बुलाया, या आपने ऐसा क्यों किया। आप कई बार प्रश्न करते हो ना इस तरह के, तो इस तरह के जो भी वाक्य आप लिखेंगे वहां पर आप अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। ये आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अब क्लास 7th में आने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। अब आप बड़े हो रहे हैं, आपको सीखना है, अच्छी चीजें आपने सीखनी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है अगला कोष्ठक चिन्ह, नंबर 5 है हमारा कोष्ठक चिन्ह। अब देखिए ये कोष्ठक चिन्ह क्या होता है, ठीक है। जब आपको किसी भी बात को, ठीक है, आप कोई बात कह रहे हैं और अगर आपको उसका मीनिंग क्लियर करना है, अक्सर होता है ना कि आप कुछ लिख रहे हैं, लिखते वक्त आपको उसका मीनिंग क्लियर करना है, तो आप क्या करते हैं, उस चीज को कोष्ठक बनाकर लिख देते हैं, इस तरह से ब्रैकेट बंद करते हैं। या आपको कोई चीज हाईलाइट करनी होती है, ठीक है, यानी कि कोई चीज आपको दिखानी होती है, हाईलाइट करनी होती है, तो वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे वाक्य में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, जब वाक्य में कोई इस तरह का शब्द आ जाता है कि जिसको आपने क्या करना होता है, क्लियर करना होता है, जिसको आपको सबको अच्छे से स्पष्ट करना होता है अर्थ, कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप नोट करेंगे, ये पहला पॉइंट, ठीक है। अगर आप इस तरह से पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे ना
तो आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कोष्ठक का आप इस तरह से चिन्ह बनाएंगे, ठीक है, कोष्ठक चिन्ह बनाएंगे, कोष्ठक चिन्ह, और उसके बाहर से इस तरह से आप कोष्ठक बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला तो हमने बता दिया, यानी कि अगर आप किसी भी चीज का अर्थ, ठीक है, प्रकट करना चाहते हैं वाक्य में आए हुए, तो आपको क्या करना है, कोष्ठक लगाना है और वो आपका अर्थ क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखिए, अब उदाहरण के लिए इससे आपको पहला जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दशहरे के अवसर पर, दशहरे अवसर पर दशानन, ठीक है। दशानन कौन होता है, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम जब पढ़ रहे थे। तो दशानन किसे कहते हैं हम, ठीक है, दशानन होता है रावण का वध। दशहरे के अवसर पर दशानन का वध किया जाता है, ठीक है, या आप लिख सकते हैं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दशानन शब्द का जो है अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर कोष्ठक में क्या लिखा है, रावण लिखा है, क्योंकि रावण जो है, दशानन अगर एक बार में किसी को समझ नहीं आएगा तो रावण जो है बहुत अच्छे से क्लियर उनको समझ आ जाएगा, यानी कि अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला, ठीक है। लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला। अब देखिए, स्वर कोकिला शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम लिखेंगे मीठा गाने वाली, ठीक है, जो बहुत ही मीठा गाती हैं, बहुत ही अच्छा गाती हैं, सब उनको क्या करते हैं, पसंद करते हैं, सब उनके गीतों को पसंद करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अर्थ स्वर कोकिला शब्द, देखिए कई बार बच्चों को स्वर कोकिला शब्द का अर्थ समझ नहीं आता, तो हमने उनके सामने हम इस तरह से लिखेंगे कि मीठा गाने वाली। जब हम इस तरह से बताएंगे तो अर्थ उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये है कोष्ठक चिन्ह का एक उपयोग, कि हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, और ये बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है, कि वाक्य में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना आप नोट करेंगे। देखिए बहुत ही यहाँ पर मैं कुछ भी आपको इस तरह से टफ नहीं बता रही हूँ, केवल आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि एक किस तरह से आप इन सब जो चिन्ह है उनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। वाक्य में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए, दशहरे के अवसर पर दशानन, यानी कि दशानन जिसे कहते हैं रावण, ठीक है, का वध किया जाता है। लता मंगेशकर भारत की स्वर कोकिला, स्वर कोकिला यानी कि मीठा गाने वाली है। तो इस तरह से 5 विराम चिन्हों को हमने यहाँ पर, विराम चिन्ह यानी कि आपको अब यहाँ पर जब आप स्वर कोकिला कहेंगे तो फिर आपका एक विराम आएगा यहाँ पर, यानी कि वाक्य में आपको रुकना होगा लिखते वक्त, यानी कोष्ठक बनाकर आपको उसके अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 जो है हमारा अवतरण। अवतरण, अवतरण या फिर इसको उदाहरण चिन्ह भी कह सकते हैं, ठीक है। उदाहरण, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, अवतरण या उदाहरण चिन्ह। अब ध्यान दीजिएगा,
अवतरण या उदाहरण चिन्ह, ये है वो चिन्ह। ठीक है, इस ये कोष्टक में मैंने इसलिए रखा है कि ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, ये वो चिन्ह है उदाहरण या अवतरण चिन्ह। तो ये आपको यहाँ पर ये इस तरह का बनाना है। ये चिन्ह बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, जो ऊपर चिन्ह बना हुआ है ये है आपका उदाहरण या अवतरण चिन्ह। अब कब किया जाता है उदाहरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग? ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी महान पुरुष के द्वारा जो कोई बात कही जाती है, जो कोई कोट करते हैं ना किसी चीज को, तभी यहाँ पर कहा है कि उदाहरण चिन्ह। अब अगर हमें किसी बात को स्पष्ट करना होता है, किसी बात को अगर हमें कहना होता है, तो हम क्या करते हैं, किसी महान पुरुष के द्वारा कही गई बात को हम वहां पर कोट कर देते हैं। यानी कि उनकी बात को, अपनी बात को हम एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी बात को हम बताने के लिए किसी महापुरुष के द्वारा कही गई बात को जब हम कोट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह। और उदाहरण चिन्ह में हम क्या कहते हैं, उसको बंद करके उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए कहां पर होता है प्रयोग ये एक बार लिख लेते हैं। किसी महापुरुष द्वारा कही गई बात को उदाहरण, यानी कि उसको एक तरह से उदाहरण करने के लिए, उसको बोलने के लिए यानी कि उस बात को स्पष्ट करने के लिए आप इसको यहां पर लिख सकते हैं। जैसे अभी देखिए हमने कोष्टक चिन्ह का प्रयोग यहां पर किया, स्पष्ट। ठीक है, करने के लिए, अब इसको हम कह सकते हैं कोट करना, इंग्लिश में हम बोलते हैं कोट करना। ठीक है, स्पष्ट करने के लिए वाक्य के किसी खास शब्द, ठीक है, कहां कहां पर प्रयोग किया जाता है वो देखेंगे हम। पहले हमने कहा किसी महापुरुष द्वारा कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए, या वाक्य के किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग। देखिए सरल शब्दों में मैंने लिखवाया है, नोट करेंगे सभी। कब करते हैं, किसी महान पुरुष द्वारा कही गई बात को उदाहरण करने के लिए, यानी कि कोट करने के लिए, या स्पष्ट करने के लिए, या वाक्य के किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए। ठीक है, यानी कि जब आपको वाक्य में कही गई किसी बात पर जोर देना है, किसी बात को आपने एक तरह से स्पष्ट करना है, तो आप क्या कहेंगे, आप उसको कोट करेंगे। जैसे महावीर ने कहा, क्या कहा, अहिंसा। महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। तो यहाँ पर जो बात है, जो शब्द है, हमने कहा कि किसी भी बात पर जोर देने के लिए, अब देखिए हमने कहा महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उनकी बात को क्या किया है, कोट किया है। ठीक है, उनकी बात को हमने यहाँ पर
स्पष्ट करने के लिए इस अवतरण चिन्ह का या उनकी बात को एक तरह से सामने रखने के लिए, उनकी बात पर जोर देने के लिए हमने ये प्रयोग किया है। ठीक है, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, हमेशा सत्य बोलो। और जैसे हम कहेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम एक तरह से, जिन पर जोर देने के लिए, जिनको एक तरह से जिन पर जोर दिया जाता है, यानी कि जिनको हम एक तरह से स्पष्ट करते हैं कि ये यहाँ पर कहा गया है, बताते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी ने कहा हमेशा सत्य बोलो। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा हमने यहाँ पर अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह भी पढ़ लिया है, यानी कि छह हमारे यहाँ पर विराम चिन्ह कंप्लीट हो चुके हैं। तो कौन कौन से अभी तक हमने विराम चिन्ह पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा पूर्ण विराम, उसके बाद हमने पढ़ा अर्ध विराम, उसके बाद हमने पढ़ा अल्प विराम, और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा है आपका प्रश्न सूचक चिन्ह, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा आपका कोष्ठक चिन्ह, और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा अवतरण चिन्ह। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है, यानी कि अगला जो है, उसको हम कहेंगे यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विस्मय सूचक चिन्ह, और विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे विस्मय सूचक और विस्मय सूचक को ही विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, विस्मय सूचक चिन्ह को ही विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। कंफ्यूज कहीं पर नहीं होंगे, यहाँ पर आपको विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मय चिन्ह को विस्मयादि बोधक भी कहा जाता है, और इसका चिन्ह होता है इस तरह का, ये विस्मय सूचक। अब विस्मय के अंदर क्या आता है, विस्मय सूचक चिन्ह है, इसके अंदर आपका आता है शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य, हर्ष। ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं आपके विस्मय सूचक चिन्ह में। ठीक है, अब इसमें भी आपके बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके हैं कि कैसे आप इसको बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि विस्मय सूचक चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है वो वाक्य के अंत में नहीं होता, ना ही वाक्य के बीच में होता है, जबकि वाक्य के शुरुआत में ही हो जाता है। ठीक है, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग क्या करते हैं, वाक्य की शुरुआत में ही हम करते हैं, वाक्य की शुरुआत में ही हम बताते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे विस्मय सूचक चिन्ह के बारे में, ये आपने पॉइंट जो जिसके बारे में जो मैं बता रही हूँ, जो मैं आपको मुंह से भी बता रही हूँ, नोट करके भी बता रही हूँ, वो आपने सारी चीजें नोट करनी है, और यही चीजें आप कल याद भी करके आएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए वाक्य में हर्ष, हर्ष का क्या अर्थ होता है, खुशी। ठीक है, वाक्य में हर्ष, विस्मय, विस्मय यानी कि आश्चर्य। ठीक है, घृणा, घृणा का भाव भी आता है कभी कभी। ठीक है, और करुणा, ठीक है, और भय, शोक आदि। ठीक है, जब वाक्य में आपको हर्ष, विस्मय, घृणा, करुणा, भय, शोक आदि जो एक तरह से बोध आदि भावों का, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, भाव है, कोई चीजें नहीं है, ये कोई नाम नहीं, ये सब भाव है। कभी खुशी का भाव, कभी विस्मय का भाव, कभी घृणा का भाव, कभी करुणा का भाव, कभी भय का भाव, कभी शोक का भाव। ठीक है, आदि भावों का
बोध कराने के लिए विस्मय आदि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह का विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कहा हमने कि वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा, करुणा, भय, शोक आदि भावों का बोध कराने वाले, ठीक है, आदि भावों का बोध कराने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, एक उदाहरण मैं केवल यहाँ पर बताऊंगी, बाकी आप घर से करके लाएंगे, बहुत सारे उदाहरण इसमें लिख के लाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक होता है। जैसे कहते हैं ना क्लास में, छी छी कितना गंदा है, कितना गंदा है। ठीक है, बच्चे कहते हैं ना छी 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 कितना गंदा है। तो देखिए, हमने छी छी शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद हमने क्या किया, विस्मय सूचक चिन्ह हमने लगाया। ठीक है, उसके बाद ही वाक्य हमारा आगे कंप्लीट होगा। एंड में नहीं लगाएंगे कभी भी। आपको क्या आप कहां पर लगाएंगे इसको, वाक्य के शुरुआत में। ठीक है, वाह कितनी सुंदर इमारत है, या फिर शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, वाह कितना सुंदर नजारा है। ठीक है, तो जहां पर आप इस तरह के शब्दों का, या कहते हैं हाय राम ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हाय राम, या अगर राम भी नहीं कहेंगे, अगर खाली हाय भी लिखेंगे तो फिर भी आप इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका विस्मय सूचक चिन्ह। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 7 जो है अलग अलग तरह के विराम चिन्हों को पढ़ा, और आज हमने यहाँ पर 4 विराम चिन्ह पढ़े हैं। इससे पहले हमने 3 पढ़े थे जिनको मैंने शुरुआत में रिवाइज कर दिया था। आज हमने पढ़ा है प्रश्न सूचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, और उसके बाद अवतरण चिन्ह, उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह। तो 3 हमने पहले पढ़े थे, 4 हमने अभी पढ़े, टोटल हमने 7 विराम चिन्हों को यहाँ पर पढ़ लिया है। आपका होमवर्क है कि सब में आप लगभग 1 से 2 उदाहरण लिखकर लाएंगे, सभी में, यानी कि जितने भी हमने 7 के 7 यहाँ पर विराम चिन्ह पढ़े हैं, सब में आप 2-2 उदाहरण लिखकर लाएंगे और साथ ही उन विराम चिन्हों का प्रयोग भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।